नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव इस हफ्ते। अगर इस हफ्ते की आपकी कोई भी खबर छूट गई हो तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम राउंड अप के साथ लेकर आ गए हैं इस हफ्ते की हर वो बड़ी खबर जो कि चुनाव से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही इन खबरों का महत्व बहुत ज्यादा है। ये वो खबरें हैं जो आपसे और हमसे बतौर वोटर जुड़ी हुई है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने दिल्ली के लिए लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनमें कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। लेकिन पार्टी ने सूची में पंजाब के 6 लोकसभा सीटों के अलावा दिल्ली की 3 और यूपी की 1 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दिल्ली की सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चर्चा खूब तेज है और ये इस हफ्ते की चुनावी खबरों में टॉप की खबरों में से एक रही। दिल्ली के चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, जालंधर से पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, भटिंडा से जीत मोहिंदर सिंह और संगरूर से सुखपाल सिंह खेरा को टिकट दिया गया है। लेकिन इसमें दिल्ली के टिकट की खूब चर्चा हुई है। मनोज तिवारी के बरक्स कन्हैया कुमार को उतारा गया है और इस हफ्ते कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को लेकर इस सीट की चर्चा खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की यह सीट खूब चर्चा में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की यह सीट इसलिए भी चर्चा का विषय रही इस हफ्ते क्योंकि इस पर मुकाबला मनोज तिवारी, पूर्वांचल के बड़े चेहरे, कन्हैया कुमार, पूर्वांचल के बड़े चेहरे। पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल की यह लड़ाई इस बार दिखाई पड़ेगी। बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई इस बार दिखाई पड़ेगी। इसलिए इस हफ्ते, या यूं कहें कि चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में यह खबर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। अगली खबर का रुख करते हैं जिसने सभी का ध्यान खींचा। वो था बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया। बहुत सारी उसमें बातें कही गई, 5 गारंटियों की बात हुई, 10 घोषणाओं की बात हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें शामिल की गई। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें नहीं भी थी जिनके दम पर कांग्रेस ने हिमाचल का चुनाव जीता था, जिनके दम पर कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में अपनी बढ़त बनाई थी, दक्षिण में अपनी चर्चा की थी। वो सारी बातें इस न्याय पत्र में नहीं दिखाई पड़ी, जिनमें से एक ओपीएस की भी बात थी। बहरहाल, कांग्रेस के घोषणा पत्र की खूब चर्चा हुई ही, साथ साथ बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी जमकर वार पलटवार हुआ, बहस हुआ, प्रतिक्रियाएं आई, जिसकी वजह से बीजेपी का घोषणा पत्र इस हफ्ते की बड़ी खबरों में शुमार हो गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करने के लिए ऐसा समय चुना जिससे वो एक साथ कई वर्गों को अपना संदेश दे सके। पार्टी का संकल्प पत्र नवरात्र में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर जारी किया गया। इसके माध्यम से बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के साथ साथ संविधान को लेकर विपक्ष के द्वारा की जा रही आलोचनाओं का भी जवाब देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संकल्प पत्र को जारी करने के समय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का दिन होने की बात कही थी, इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया था कि कात्यायनी देवी के दोनों हाथों में कमल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तीसरी बार सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के मुद्दों को पूरा करने के लिए काम शुरू हो जाएगा, जो बचे हुए मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष ने इसे बीजेपी सरकार की केंद्र से विदाई का घोषणा पत्र कह दिया, जो जनता को कुछ नया देने का वादा करने में विफल रही है। 76 पेज के इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने 5 साल तक प्रधानमंत्री राशन योजना को जारी रखने, 70 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ देने, उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाने, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना को आगे बढ़ाने, 10 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखने की बात कही। यानी संकल्प पत्र में लोक लुभावन मुद्दों को भी शामिल करने की कोशिश की गई। इस हफ्ते बीजेपी का घोषणा पत्र चर्चा का विषय रहा। चुनाव इस हफ्ते की बड़ी खबरों में बीजेपी का घोषणा पत्र टॉप न्यूज में दिखाई पड़ता है। एक और खबर जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, हालांकि जुड़ी ये दिल्ली से ही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों खासा एक्टिव है। बताया यह जा रहा है कि हो सकता हो सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में दिखाई पड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ती नजर आए। पिछले कई दिनों से सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव हैं, आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है। इसके बाद से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैदान में है और बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है। इस बीच खबर ये चर्चा का विषय रही इस हफ्ते सियासी गलियारों में कि सुनीता केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के सामने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।
आम आदमी पार्टी के भीतर खाने इस तरह की खबरें चलती हुई दिखाई पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं बांसुरी, आप सब जानते हैं। उनके सामने अगर सुनीता केजरीवाल उतरती हैं तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज के मुकाबले सोमनाथ भारती पहले से ही चुनावी मैदान में है, यानी आम आदमी पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। माना यह जा रहा है कि सुनीता के मैदान में उतरने से दिल्ली लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा, ये सीट काफी दिलचस्प हो जाएगी। इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि अगर सुनीता केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी की ओर से जो आम आदमी पार्टी का एक प्लान है बीजेपी के लिए, वो ऐसा कि महिला होने के नाते उन पर वार पलटवार इस तरीके की बातें करना थोड़ा सा बीजेपी हिचकिचाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं ममता बनर्जी टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री, कई बार उन पर टिप्पणी करके बीजेपी फंसती रही है। इसलिए दिल्ली में इस तरीके की चीजें करने से बचेगी। नो डाउट कि दिल्ली का मुकाबला वैसे भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा अगर सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगी। हालांकि बांसुरी के सामने सुनीता केजरीवाल को अगर देखा जाएगा तो सियासी रूप से दोनों ही नए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर मजबूती की बात की जाए तो बांसुरी स्वराज थोड़ा मजबूत कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़ती है। बहरहाल खबर चाहे जो भी हो, अगर सुनीता केजरीवाल लड़ती भी हैं तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं भी लड़ती हैं तो भी वो सियासी रूप से एक्टिव तो दिखाई पड़ रही हैं। इन सब के बीच चुनाव इस हफ्ते में सुनीता केजरीवाल के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर खूब चर्चा में रही, और इसलिए हमने इस बात का यहाँ जिक्र भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले एक साक्षात्कार ने, एक इंटरव्यू ने भी सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। वो इंटरव्यू था प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2047 देश के लिए काफी अहम होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2047 में आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी से सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि आपका लक्ष्य 2024 नहीं है, लेकिन 2047 तो है। ऐसे में 2047 तक क्या होने वाला है? क्या ये चुनाव औपचारिकता है? इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं समझता हूं कि 2024 और 2047 को मिलाना नहीं चाहिए, दो अलग चीजें हैं। देश में आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव इस वक्त है, मनाया जा रहा है। इस दौरान मैंने इसको लेकर बात करना शुरू किया था। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। पीएम कहते हैं कि ऐसी उपलब्धि लोगों में नया उत्साह भरती है। ऐसे में मेरा मत है कि हम 75 साल पर खड़े हैं तो इन 25 सालों को कैसे सर्वाधिक उपयोग करेंगे, इसके लिए हर शख्स को मैंने कहा है कि मैं क्या करने वाला हूं, ये लक्ष्य भी मैंने अपने लिए रखा। पीएम मोदी ने 2047 को लेकर कहा कि ये आज़ादी के 100 साल तो हैं ही, ऐसे में देश में प्रेरणा जगनी चाहिए। आज़ादी के 100 साल अपने आप में प्रेरणादायक होते हैं। लोकतंत्र में हमें चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उत्सव के रूप में इसे मनाना चाहिए। ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन है, लेकिन हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। विपक्ष को लेकर, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके की बातें उन्होंने अपने साक्षात्कार में रखी, जिसकी इस हफ्ते खूब चर्चा होती रही। चुनावी मौसम में विपक्षियों ने इस इंटरव्यू को लेकर, इस साक्षात्कार को लेकर जमकर पलटवार भी किया। इसे स्टंट बताया, इसे सियासी स्टंट बताया। बहुत सारी चीजें इस इंटरव्यू को लेकर सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये इंटरव्यू इस हफ्ते सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। इस हफ्ते के एक वीडियो ने, इस हफ्ते की एक तस्वीर ने सियासी भूचाल ला दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई देश भर में। बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कि वो मछली खाते हुए दिखाई पड़े। मछली खाने का दिन चाहे जो भी हो, लेकिन वो वीडियो रिलीज हुआ नवरात्र के समय। इस पर सियासत गरमाई और बात पहुंच गई सनातन तक, और जमकर इस पर विरोध भी हुआ, सियासत भी हुई, और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय भी बना। पिछली बार सावन में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को घर पर बुलाकर मटन पार्टी दी थी, जिसकी भी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अब चैत्र नवरात्र के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ मछली पार्टी करते दिखाई पड़े। अब यह भी चर्चा का विषय बना। इंडी गठबंधन यानी INDIA गठबंधन ने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। अब इस बात की भी चर्चा जोरों पर रही। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते दिखाई पड़े थे, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर वो VIP के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनके साथ लंच करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी के लिए वो बता रहे हैं कि ये मेरा
लंच का टाइम है, ये चेचरा मछली है, रोटी के साथ में खा रहा हूँ, मिर्च और प्याज भी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लेकिन ये वीडियो वायरल होते ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई। लगातार नवरात्र को मछली खाने से जोड़ा गया, लगातार बिहार से निकला हुआ ये वीडियो, या यूं कहें कि बिहार के नेता का ये वीडियो देश भर में सनातन के मुद्दे तक गया। कई बार कुछ इस तरह के विषय धूमिल भी हो जाते हैं, लेकिन जब चुनावी मौसम होता है तो इस तरीके के विषयों की चर्चा भी खूब होती है। यानी मछली खाने का ये जो वीडियो था, ये सियासत का मुद्दा बना और इस हफ्ते जमकर सुर्खियां बटोरता दिखाई पड़ा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई भी दी कि ये वीडियो पहले का है, नवरात्र का नहीं है। मैंने नीचे डेट भी डाली थी, मैं तो बीजेपी आईटी सेल वालों को चेक कर रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन मामला वैसा ही था कि पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव सावन में राहुल गांधी को मटन बनाते दिखाई पड़ रहे थे, तब भी मामले की ऐसी ही मट्टी पलीद हुई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही चीचा लेदर दिखाई पड़ी। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस हफ्ते मछली पर सियासत जमकर होती दिखाई पड़ी। बिहार के नेता का यह वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बना और सनातन के मुद्दे पर इस पर जमकर राजनीति भी। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर आई पल्लवी पटेल के ओवैसी के साथ गठबंधन के बाद, या ओवैसी की पार्टी के साथ उनके चले जाने के बाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अपना दल, जो कमेरावादी की नेता है पल्लवी पटेल, यूपी के सियासी समर में वो कूदती हुई दिखाई पड़ी और पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की सूची जारी करते भी दिखाई पड़े। PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम फॉर्मूले को ध्यान में रखकर यह सूची जारी हुई। PDM मोर्चा की ओर से जारी सूची में बरेली लोकसभा सीट से सुभाष पटेल को प्रत्याशी भी बनाया गया। जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल के साथ दिखाई पड़ी, ऐसा लगा कि एक नया समीकरण बनाने की इनकी कोशिश है। ये फायदा कितना करेंगे अपना, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है, उनके वोट काटते हुए ये जरूर नजर आएंगे, उनके लिए परेशानी का सबब जरूर बनेंगे। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव से उनकी खटपट की खबरें सामने आती रही। अचानक उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी से अलग हो रही हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ उनका गठबंधन हुआ। उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया, 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात हो गई। ये सारा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत में हुआ, लेकिन देश भर में इसकी खूब चर्चा हुई और इस हफ्ते चुनावी खबरों में ये खबर भी खूब ज्यादा चर्चा बटोरती दिखाई दी। तो इसी के साथ फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। ये और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सिर्फ अमरउजाला.com पर आइए और आप किस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। अगर हफ्ते की चुनावी खबरें, लोकसभा चुनाव से पहले की जो खबरें हैं वो आपसे छूट गई हो, तो चुनाव इस हफ्ते हर मंगलवार को जरूर देखिए। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।